नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं, अकाउंटेंट हैं या फिर आप टीडीएस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टीडीएस का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कोर्स कवर किया हुआ है। इसमें न केवल आपको थ्योरी बल्कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको पूरा मिलेगा। जैसे कि आपको टीडीएस की टैली में एंट्री कैसे करनी है, डिडक्टर और डिडक्टी दोनों की ही बुक्स में, टीडीएस का पेमेंट ऑनलाइन कैसे करना है, कैसे आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, टीडीएस रिटर्न के लिए कैसे एफयू फाइल आपको क्रिएट करना है, सीएसआई फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको आपको हम डिटेल में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। देखिए, टीडीएस के पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकम टैक्स जैसे कि आप जानते भी होंगे कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमारी इनकम पर डायरेक्ट लगाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि जब इनकम टैक्स में होता है कि जैसे आपने अभी फाइनेंशियल ईयर, अभी कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, अभी हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 वाला 24-25 वाला ईयर चल रहा है। तो इस पूरे साल में 24-25 में हम जितनी भी हमारी कमाई इनकम होगी, उन सभी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में मतलब 25-26 में, जिसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, नेक्स्ट ईयर में हम हमारा एक इनकम टैक्स रिटर्न जो भी ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट तक फाइल करेंगे और उस रिटर्न में हम सभी इनकम दिखाएंगे, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एंड फिर उस टैक्स लायबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा तो बहुत देर बाद मिलेगा, 1 साल के बाद गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। और हो सकता है कि आप अपने जो इनकम टैक्स का रिटर्न है उसमें सभी इनकम ना भी लें, इससे कर चोरी की संभावना भी तो बढ़ रही है। तो इसीलिए टीडीएस का प्रोविजन लाया गया है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब होता है कि सोर्स पे, जो इनकम का सोर्स है, वहीं पर आपका इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स है। ये इनकम टैक्स जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं ना, वही इनकम टैक्स है। बस इसको क्या है, इसको हम साल भर वेट नहीं करते, बल्कि जहां जहां इनकम होती है वहीं पर आपका टीडीएस कर लिया जाता है। वो कहलाता है आपका टीडीएस। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को जैसे जैसे इनकम होती जाती है वैसे वैसे गवर्नमेंट को पैसा मिलता जाए। अच्छा, ये टीडीएस ऐसा नहीं, आप मैंने बताया कि आपका ये इनकम टैक्स ही है। तो जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो उस इनकम टैक्स रिटर्न में जितनी भी आप पूरी इनकम लेंगे, पूरी इनकम के ऊपर जितना टैक्स बनता है, उस टैक्स में से आपको ये टीडीएस की अमाउंट जो होती है वो माइनस करनी होती है, वो एडजस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप टीडीएस का अलग पेमेंट कर रहे हैं और इनकम टैक्स का फिर आप अलग पेमेंट करेंगे। वो जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी उसमें से टीडीएस आपका माइनस हो जाता है। एक तरह से आपने टीडीएस का पहले ही एडवांस में पेमेंट, अपने इनकम टैक्स का आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। अब बात आती है कि जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है कब किया जाता है। तो टीडीएस का जब पेमेंट किया जाता है, सोर्स पे ही हमको डिडक्ट करना है, तो जब पेमेंट किया था उसी वक्त आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। या फिर यदि बुक्स ऑफ अकाउंट में यदि उसको क्रेडिट कर रहे हैं पेमेंट को, तो उस वक्त भी टीडीएस किया जा सकता है, जो भी पहले हो। इसके लिए आपको एक टेन नंबर लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपका पैन नंबर होता है ना, आपको जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें आपको पैन नंबर देना जरूरी होता है। सेम ऐसे ही जिनके ऊपर टीडीएस या टीसीएस की लाइबिलिटी आती है उनको भी एक टेन नंबर लेना होता है। और ये टेन नंबर आपको सभी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, रिटर्न हो, पेमेंट हो, उन सभी के सर्टिफिकेट्स और सभी के ऊपर टेन नंबर देना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टीडीएस डिडक्टर और टीडीएस डिडक्टी कौन होते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बात की है कि टीडीएस जो डिडक्ट किया जाता है वो सोर्स पर ही आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। तो जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसी की लाइबिलिटी भी है कि वो पेमेंट करते वक्त ही टीडीएस डिडक्ट कर ले। जैसे कि सैलरी के केस में यदि आपको 50,000 सैलरी मिलना है, तो ये पेमेंट कौन करेगा सैलरी का, आपका एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका उस 50,000 में से जितना भी आपका टीडीएस बन रहा है, मान लीजिए 5,000 बना, तो 5,000 डिडक्ट करके 45,000 आपको दे देगा और वो जो बचा हुआ 5,000 है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होगी जो पेमेंट कर रहा है। अब हम आते हैं कि टीडीएस डिडक्टर कौन होता है, टीडीएस डिडक्टी कौन होता है। तो देखिए,
टीडीएस डिडक्टर सभी होते हैं, चाहे एनी पर्सन, व्यक्ति, कंपनी, फर्म, सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। जिसको भी पेमेंट करना है वो सभी व्यक्ति क्या होते हैं, टीडीएस उनको डिडक्ट करने की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब आप सोचेंगे कि हमने तो अभी तक आपका कभी हमने भी तो डॉक्टर को पेमेंट किया है, सीए को पेमेंट किया, लेकिन कभी टीडीएस किया ही नहीं। तो देखिए इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होती है, मतलब उनके ऊपर ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें, बाकी सभी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपकी कंपनी हो, सब केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है पेमेंट करते टाइम। यदि वो पेमेंट जो है वो क्या हो, देखिए यहाँ पे हर पेमेंट पे टीडीएस नहीं होता है, कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट होते हैं, उनके ऊपर ही पेमेंट किया जाता है, और वो भी स्पेसिफाइड रेट से कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट होते हैं उनके ऊपर टीडीएस किया जाता है, वो भी एक स्पेसिफाइड रेट से ही किया जाता है। ठीक है, तो केवल इंडिविजुअल एचयूएफ जिन जो ऑडिट केस में इंक्लूड नहीं होते हैं, उनके ऊपर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी सभी को टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और इंडिविजुअल एचयूएफ भी यदि वो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और वो रेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, चाहे उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होती है, तो भी उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पर इसके लिए उनको टेन नंबर नहीं लेना होता, उनका पेन नंबर से ही वो टीडीएस डिडक्ट करके अपना स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं। अब बात करते हैं टीडीएस डिडक्टी कौन होगा, तो हर कोई व्यक्ति टीडीएस डिडक्टी में तो कोई भी हो सकता है, जिसका टीडीएस हुआ है, मतलब जिस व्यक्ति का टीडीएस हुआ है वो टीडीएस डिडक्टी। जैसे कि बैंक ने एफडी के ब्याज पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया, तो बैंक क्या हो गया, आपका टीडीएस डिडक्टर हो गया। और जिनको वो इंटरेस्ट मिला है, कस्टमर जो है वो क्या हो गए, टीडीएस डिडक्टी हो गए। तो जिसका भी टीडीएस डिडक्ट हुआ वो क्या होगा, टीडीएस डिडक्टी हो गया। जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट होते हैं, उनके ऊपर टैक्स टीडीएस की रेट भी स्पेसिफाइड होती है। तो और ये सब क्या होते हैं, तो टाइप ऑफ टीडीएस किस किस के ऊपर आपको टीडीएस करना है, टीडीएस रेट कैसे निकालना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि उसमें देखिए सबसे पहली बात टाइप ऑफ टीडीएस, टीडीएस में हर सेक्शन, उसमें सेक्शन वाइज बताया गया है कि ये स्पेसिफाइड पेमेंट है, इनके ऊपर आपको टीडीएस करना है। फिर उस स्पेसिफाइड पेमेंट के साथ-साथ उन्होंने उसकी टीडीएस रेट बताई कि इस रेट से आपको टीडीएस करना है, और साथ में ये भी बताया कि यदि आप थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि यदि इतना अगर आप साल भर में पेमेंट टीडीएस सॉरी इतना अगर आप साल भर में पेमेंट करते हैं, तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि प्रोफेशनल फी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। यदि साल भर में आपको किसी को 30,000 तक का प्रोफेशनल फी का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना होता है। तो ये जो 30,000 है थ्रेशोल्ड लिमिट है, और 30,000 के ऊपर यदि आप पेमेंट करते हैं साल में, तो फिर आपको उस पूरी अमाउंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो जिस इसमें सब बहुत सारी इनकम आपकी कवर होती है, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फी, रॉयल्टी, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब ये कैसे पता करें कि कौन-कौन से पेमेंट कवर होते हैं, उनके ऊपर क्या रेट है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है? तो इसके लिए देखिए, आपको गूगल पर जाएँ, गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है टीडीएस रेट चार्ट। ये सर्च करने के बाद आपको आना है, नीचे की तरफ आएँगे contents.tdscpc.gov.in, यही साइट आपको ओपन करनी है। ट्रेसेस की साइट है, यही साइट आप ओपन करें। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस साइट पर टीडीएस ट्रेसेस की साइट पर आपको सभी सालों की टीडीएस रेट चार्ट मिल जाएँगे। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का चार्ट दिया हुआ है, जो कि अभी हमारा चल रहा है, नॉन सैलरी के केस में टीडीएस की चार्ट दिया हुआ है। देखिए सैलरी के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि सैलरी और सैलरी के अलावा सभी बाकी जितने भी सैलरी के अलावा जितने भी पेमेंट पे टीडीएस होता है, उनके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे टीडीएस की रेट स्पेसिफाइड होती है, उसी रेट से आपको करना होता है। लेकिन सैलरी के केस में ऐसा नहीं था। सैलरी में क्या होता है कि जैसे हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, सेम वैसे ही उसमें क्या करते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न में सभी इनकम लेते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो सेम ऐसे ही सैलरी के केस में भी क्या आता है, आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, पूरे साल की अप्रैल में ही, जैसे 24-25 की बात करें तो 1 अप्रैल 24 में ही वो आपकी 25 तक की सैलरी को असेस करेगा। साथ में यदि आप और भी कोई इनकम उसको बताते हैं, अदर सोर्सेज की, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो सभी इनकम वो कंसीडर करके, जो डिडक्शन देनी है वो सभी कंसीडर करके आपकी जो टैक्स स्लैब रहती है,
हम इनकम टैक्स की क्या कैसे पे कर सकते, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक इतना, 3 7 to 10 इतना, तो ये स्लैब रहती नहीं आपकी। तो उस टैक्स स्लैब से वो प्रोविजन उस पे लागू होते हैं। मतलब वो क्या करेगा, इंडिविजुअल आपकी पूरी सैलरी और बाकी सभी इनकम मिलाकर टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसकी इनकम पर की जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। अच्छा, ये सब क्या है, अप्रैल में ही डिसाइड आपको एक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ इतनी सैलरी पूरे साल की मिलेगी, और ये सब वो निकाल के उसके ऊपर आपका जितना पूरे साल में टैक्स बनेगा ना, उस टैक्स को वो मंथली डिवाइड कर दिया जाता है। और आपसे टीडीएस, आपको जो जो सैलरी का हर महीने पेमेंट किया था, हर महीने की सैलरी से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया था। अगर कुछ और ज्यादा पेमेंट आपका बच रहा होता है, तो फिर फरवरी मार्च में जाके आपसे कुछ ज्यादा टीडीएस भी कर दिया जाता है। तो ये जो है सैलरी पे टीडीएस करने के रूल्स अलग होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं ना, उसमें तो आपको सिंपल सा रेट चार्ट देखना है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपने यहाँ पे देख लिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपको यहाँ पर देखिए, इसमें आप आएंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जो चल रहा है, नेचर ऑफ पेमेंट मेड टू रेसिडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पेमेंट का सोर्स पेमेंट देखना है कि वो कौन से सेक्शन में है। सेक्शन भी जैसे कि डिविडेंड जो 194 में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 193 में, यहाँ पे सेक्शन वाइज दिया हुआ। तो आप पेमेंट का पहले नेचर समझ ले कि वो कौन सी सेक्शन में आ रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है, इन सभी के ऊपर आपको टीडीएस करना जरूरी होता है। उसके बाद आपको देखना है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देखा, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 10,000। अगर 10,000 इंटरेस्ट का आप पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल में, तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना। 10,000 से ज्यादा यदि आपने पेमेंट किया है तो आपको टीडीएस का पेमेंट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10,000 से ऊपर आप 10,000 बस केवल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई, मतलब पूरे इंटरेस्ट के ऊपर आपको टीडीएस करना होगा, पूरे साल के इंटरेस्ट के ऊपर। अब रेट की बात करें तो रेट को भी आपको देखने का तरीका देखिए यहाँ पे। यदि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो डिडक्टी है वो कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी है, तो टैक्स रेट आपकी ये एप्लीकेबल होगी। और यदि आप जो पेमेंट कर रहे हो इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये टैक्स रेट टीडीएस की रेट एप्लीकेबल होगी। इस रेट से आपको करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉलम हो रहा है, इफ नो ये इनवैलिड पे, यदि आपको पैन नंबर नहीं है, डिडक्टी को अपना पैन नंबर डिडक्टर को देना जरूरी होता है। यदि डिडक्टी पैन नंबर नहीं देता है, गलत पैन नंबर देता है, तो टीडीएस की रेट क्या आगे वो भी यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आपको ये रेट चार्ट, आपको ये पूरा टीडीएस चार्ट अपने पास रखना है। इसमें आपको सभी पेमेंट इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि कौन कौन से स्पेसिफाइड पेमेंट है, उनकी रेट क्या होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। अब हम आते हैं कि टीडीएस कैसे काम करता है। इस एग्जांपल से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एक एबीसी इंटरप्राइजेस है। एबीसी इंटरप्राइजेस को कुछ कंसल्टेंसी चाहिए थी, उसने एक्स वाई जेड से कंसल्टेंसी ली। अब जब एक्स वाई जेड ने कंसल्टेंसी एबीसी इंटरप्राइजेस को दी, तो उसके बदले में एक्स वाई जेड क्या करेगा, एक इनवाइस भी तो एबीसी इंटरप्राइजेस को देगा कि नहीं देगा। वो एबीसी इंटरप्राइजेस को एक इनवाइस देगा। उसने इनवाइस दिया 1,18,000 का, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड है 18,000 का। मतलब कि इनवाइस की वैल्यू क्या होगी आपकी 1,00,000, उसमें 99,000 का आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसे करके 18,000 का उसमें जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है। तो टोटल बिल था हमारा 1,18,000 का हमारे पास आ गया। अच्छा, ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, टीडीएस डिडक्ट करने की, पेमेंट करने वाले की। तो यहाँ पर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, एबीसी इंटरप्राइजेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। तो उसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहली स्टेप में एबीसी इंटरप्राइजेस जो डिडक्टर है वो क्या करेगा, पहले तो ये देखेगा कि जो कंसल्टेंसी फी मैंने दी है वो किस सेक्शन में आती है। वो अपना टीडीएस चार्ट ओपन करेगा, उसमें टीडीएस सेक्शन देखेगा, फिर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। और जैसे कि अभी अगर कंसल्टेंसी फी की बात करें तो ये 194 जे में आती है प्रोफेशनल फी के अंतर्गत, और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। तो 30,000 से ज्यादा ही पेमेंट है, तो इस पे आपको टीडीएस करना है। किस रेट से करना है, तो इसके ऊपर 194 जे में जो टीडीएस आप प्रोफेशनल फी के लिए करते हो 10% से होता है। तो ये सब आपको निकालना होगा, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। फिर एबीसी इंटरप्राइजेस क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर ही टीडीएस डिडक्ट होता है। तो 1,00,000 रुपए पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। रेट क्या थी 10,000, तो इस 1,00,000 का 10%, 10,000 उसने क्या करेगा, टीडीएस उसको डिडक्ट करना होगा।
अब जो बचा हुआ पेमेंट है वो किसको दे देगा, वो एबीसी एक्स वाई जेड को दे देगा कि लो भैया आपका 1,08,000 का, उसने बिल दिया था 1,18,000 का, उसने पेमेंट कितना किया एक्स वाई जेड को, 1,08,000 का। अब ये जो 10,000 एबीसी इंटरप्राइजेस से डिडक्ट किए, क्या का एबीसी इंटरप्राइजेस खुद के पास रखेगा, नहीं। अब ये जो 10,000 है उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में चालान के थ्रू जमा करना होगा। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये जितना भी उसने किया है, किस नेचर ऑफ पेमेंट किया था, क्या टीडीएस सेक्शन थी, फिर उसकी किस रेट से टीडीएस किया गया, कितना टीडीएस किया गया, कब टीडीएस जमा किया गया, पेमेंट कितना किया गया, वो सारी डिटेल देने के लिए आपको एक टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना होता है। एक तो आप क्या करते हैं, चालान के द्वारा टीडीएस जमा करवाते हैं, उसके साथ साथ आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना होगा जिसमें सभी डिटेल्स आपको देनी होती है। ये भी कैसे फाइल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद अब देखिएगा, आपने एक्स वाई जेड को 1,08,000 का पेमेंट किया, एक्स वाई जेड आपसे बोलेगा कि मैंने आपको बिल दिया 1,18,000 का, आपने मुझे पेमेंट किया 1,08,000 का, मेरे 10,000 कहाँ गए? तो आप बोलेंगे, एबीसी इंटरप्राइजेस बोलेगा कि आपके 10,000 मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है और बदले में पर आपको कुछ प्रूफ भी तो देना होगा। तो जो आप प्रूफ देंगे ना कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 1,10,000 का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसको वो प्रूफ कहलाता है आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। और ये टीडीएस, जब आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर देंगे तो आप वहां से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है आपको, जो कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके वो 10,000 रुपए का आप टीडीएस सर्टिफिकेट किसको दे देंगे, एक्स वाई जेड को, कि ये लो आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। तो एक्स वाई जेड के पास क्या आ गए, एक तो 1,08,000 आ गए और 10,000 का टीडीएस सर्टिफिकेट उसको आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी स्टेप्स होती है, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डिडक्टर की। तो यहाँ पर डिडक्टर को कुछ बेनिफिट है, इसको डिडक्टर को कुछ भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन डिडक्टर को गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना जरूरी होता है। अच्छा, इन सब की आपको डिडक्टर और डिडक्टी की बुक में कैसे एंट्री करना है वो भी मैं टेली में वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम समझते हैं कि अगर आपने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, वो टीडीएस आपको गवर्नमेंट को कब जमा करवाना होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है। तो जिस महीने आप टीडीएस कर रहे हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करवाना होता है। जैसे आपने जून में टीडीएस डिडक्ट किया तो आपको 7 जुलाई तक टीडीएस जमा कराना होगा। लेकिन हाँ, यदि मार्च महीने में टीडीएस किया जाता है तो उसको आप 30 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यदि परचेस ऑफ प्रॉपर्टी या टीडीएस ऑन रेंट के ऊपर जो टीडीएस होता है तो उस केस में आप 30 डेज के आपको जो नेक्स्ट मंथ के 30 तारीख तक 30 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होता है। उसमें 7 दिन नहीं, उसमें आपको 30 दिन के अंदर अगले महीने की 30 तारीख तक आपको पेमेंट करना होता है। अब बात आती है कि आपको टीडीएस जमा करवाना होता है, तो अभी टीडीएस आपको 7 तारीख तक जमा करवाना, कैसे जमा करवाना, तो इसको ऑनलाइन कैसे जमा करना है उसकी प्रोसेस को मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको एक साइट ओपन करना है, incometax.gov.in। ये वही साइट है जिस पर आप इनकम टैक्स का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस साइट को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अच्छा, आपको यदि पेमेंट करना है तो एक क्विक लिंक्स लिखा हुआ है, इस क्विक लिंक्स पर जाकर आप नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स की साइड पे हमको टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करना होता है डिडक्टर को, तो वहाँ पे उसको अपना टेन नंबर यहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना होगा। तो यहाँ रजिस्टर ऑप्शन से अपना टेन नंबर रजिस्टर करके पासवर्ड क्रिएट कर ले, उसके बाद आपको लॉगिन करके भी आप ये ई पे टैक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप बाहर से भी ई पे टैक्स ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर अपना टेन नंबर दें, उस टेन नंबर को कंफर्म कर लें, मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और यदि आप रेंट का टीडीएस ऑन रेंट है या फिर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, तो उस केस में आपको टेन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप पेन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको उस वक्त आपको पेन नंबर दे सकते हैं आप। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे करने के बाद मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को वेरीफाई करवा के कंटिन्यू कर दे। जब ओटीपी वेरीफाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर ले। असेसमेंट ईयर जैसे कि नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी फाइनेंशियल अभी आपने टीडीएस किया है 24-25 में, तो असेसमेंट ईयर होगा कौन सा होगा, नेक्स्ट ईयर 25-26 यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर पे टीडीएस टीसीएस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ प्रोसीड पर सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है,
नेचर ऑफ पेमेंट आपको दिख रहा है, सेक्शन दिख रही है, तो आपको देखिए सेक्शन वाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने प्रोफेशनल फी का किया तो 194 जे के अंतर्गत आपको पेमेंट करना होगा। तो ऐसे आपको सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर आकर पेमेंट करने होते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो आप ये सर्च बॉक्स में जैसे रेंट है तो आप रेंट डालकर सर्च कर लें, तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सर्च कर लें और जो जिसका भी पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि जो आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस किसका जमा करवा रहे हैं। यदि आप जो डिडक्टी है आपका वो अदर देन कंपनी, तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, और यदि कंपनी है तो आप ये सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर जितना भी टीडीएस की अमाउंट है, टैक्स है, सरचार्ज है, सेस है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, ये इंटरेस्ट पेनल्टी फी भी कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब डिटेल देने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दे और कंटिन्यू करके आपके सामने ई पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप जिससे भी जिस ऑप्शन से चाहें वो अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने टीडीएस का पेमेंट करना होता है। ये तो हमने बात की, जैसा मैंने उसमें बताया था कि टीडीएस का पेमेंट तो आपको चालान से करना है। इसके साथ साथ आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करने होते हैं, जिसमें कि हम सारी डिटेल देते हैं, कितना पेमेंट किया, कितना टीडीएस किया, कब जमा किया, सब डिटेल आपको देना होती है। तो टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल किए जाते हैं अब वो हम समझते हैं। टीडीएस रिटर्न के लिए अलग अलग फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म आता है फॉर्म 26Q। ये जो फॉर्म 26Q फाइल होता है वो टीडीएस रिटर्न आपका होता है। सैलरी के अलावा जो टीडीएस होते हैं उनके लिए आपको 26Q फाइल होना, उसमें सभी टीडीएस आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन सैलरी के ऊपर टीडीएस इसमें नहीं लेंगे हम। उसके लिए आपको अगर सैलरी के ऊपर टीडीएस है तो फिर आपको 24Q फाइल करना होगा, ठीक है। तो 26Q में आपके केवल सैलरी के अलावा जितने टीडीएस के वाले पेमेंट है वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। और फॉर्म 24Q की यदि बात करें तो 24Q जो होता है वो सैलरी के ऊपर टीडीएस के लिए करते हैं, उनके लिए फाइल करना होता है। फॉर्म 26Q हो जाए तो टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। अब आपने यदि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया सैलरी के अतिरिक्त, तो वो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट के लिए 27Q फाइल किया जाता है। अब ये तीनों जो टीडीएस रिटर्न है वो कब फाइल करने होते हैं। जैसे टीडीएस चालान जो होते हैं तो आपको हर महीने की अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना है, लेकिन रिटर्न आपको ये तीनों रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना है। क्वार्टरली कैसे फाइल करना है, तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून में जितने भी टीडीएस हुए उसके लिए आपको 31 जुलाई मतलब क्वार्टर एंडिंग के नेक्स्ट मंथ में आपको फाइल करना होता है। जैसे अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए आपको 31 जुलाई तक आपको फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर के लिए आपको 31 अक्टूबर, ऐसे ही थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी, फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 मई। यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है। फोर्थ क्वार्टर का जो है आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसके लिए आपको 31 मई तक का आप अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये 26Q, 24Q और 27Q तीनों के केस में सेम आपका ड्यू डेट एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा दो आपके टीडीएस रिटर्न और होते हैं। फॉर्म नंबर 26Q बी। फॉर्म 26Q बी जो है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और फॉर्म 26Q सी, जो फॉर्म 26 होता है टीडीएस ऑन रेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अच्छा, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी और टीडीएस ऑन रेंट जो होता है ये दोनों ही चालान कम स्टेटमेंट कहलाते हैं। मतलब ये आपके टीडीएस रिटर्न नहीं, ये आपके चालान कम स्टेटमेंट में, मतलब ये रिटर्न भी यही है और चालान भी यही है। मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि इन सब के लिए आपको नेक्स्ट मंथ में चालान जमा करना होता है, लेकिन यदि आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी का टीडीएस कर रहे हैं या टीडीएस ऑन रेंट है तो उस केस में आपको ये जो स्टेटमेंट फाइल करेंगे ना उसी के साथ आप पेमेंट कर देंगे, इसीलिए इसको 30 दिन का टाइम उसमें दिया हुआ। उसमें ऐसा नहीं, जब जब भी आप ये टीडीएस करते हैं ना तो उसके अगले महीने की 30 तारीख तक, अगले महीने की 30 तारीख तक आपको ये चालान कम स्टेटमेंट जैसे 26QB और 26QC फाइल करना होता है। और ये जो दोनों है ये आप इसमें उसी समय पेमेंट भी करेंगे और उसी समय आप ये रिटर्न भी फाइल, मतलब उनका केवल सिर्फ आपको एक चालान कम स्टेटमेंट छोटा सा फॉर्म होता है वही सबमिट करना होता है, और उसी के साथ आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन भी आ जाएगा, वहीं से आप अपना उसका पेमेंट भी कर दें। तो यहाँ पर ये बहुत ईजी होते हैं, इसीलिए इनको चालान का मतलब रिटर्न भी है और ये चालान भी है। और ये आपको जैसे आपने अगर मान लीजिए कि जून में किसी का टीडीएस किया है तो आपको
आपको 30 जुलाई तक आपको ये जो है चालान कम स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं। अच्छा, इन दोनों के लिए आपको, इन सब के लिए तो आपको 10 नंबर की भी चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है 26 क्यूबी क्यूसी में आपको आप अपने पैन नंबर से भी ये आप फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 नंबर देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं हो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने पैन नंबर से भी आप ये रिटर्न फाइल कर देंगे। अब हम बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट की। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर डाउनलोड करके जिसका टीडीएस किया है उसको देना होता है। तो अगर आपने सैलरी के ऊपर टीडीएस है तो आपको फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। ये सब क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट कहलाते हैं। फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C। फॉर्म 16 जो होता है सैलरी पेमेंट के ऊपर टीडीएस के लिए होता है, और ये साल में एक ही बार निकाला जाता है। ये 31 मई इसकी ड्यू डेट है, 31 मई तक आपको इस डाउनलोड करना होता है। फॉर्म 16A की बात करें तो टीडीएस ऑन नॉन सैलरी, जितने भी सैलरी के अलावा जो पेमेंट होते हैं उन पे यदि टीडीएस किया जाता है तो आपको फॉर्म 16A अपने डिडक्टी को देना होता है। और ये जो होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली क्यों होता है, क्योंकि इसका टीडीएस रिटर्न भी हम क्या फाइल करते हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो जो क्वार्टरली रिटर्न आपका फाइल होगा ना, उसके रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के बाद आपको, 15 दिन के अंदर आपको ये जो अपना टीडीएस सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके देना होता है। और सैलरी के केस में ज़रूर है कि आपको जो लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल करेंगे आप, उसके बाद आपको 31 मई तक आपको देना होता है। फॉर्म 16B और 16C की जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इनमें जब जब ट्रांजेक्शन होता है उसके अगले महीने की 30 तारीख तक आपको चालान का स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो बस उसी वक्त आपको 15 दिन के अंदर आपको इस टीडीएस सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना होता है। अब हम आते हैं कि यदि हमने इन सारे, देखिए डिडक्टर का मैंने बताया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसको करना ही है ये। अगर वो टीडीएस के कंप्लायंस पूरी नहीं कर पाता है तो उसको क्या इंटरेस्ट, क्या लेट फी, पेनल्टी लगेगी, और इसको आप कैसे इजीली कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेटर भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यदि आपने, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, यदि आपने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया तो फिर आपको 1% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट देना होगा। यदि आपने टैक्स डिडक्ट तो किया लेकिन गवर्नमेंट अकाउंट में टाइम पर जमा नहीं करवाया तो 1.5% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो टीडीएस रिटर्न अगर लेट फाइल करते हैं तो उसके लिए क्या लेट फी और पेनल्टी है। तो लेट फी अंडर सेक्शन 234E की बात करें तो ये जो डिडक्टर है उसको 200 पर डे से आपको लेट फी देना होगी, लेकिन ये लेट फी जो होती है वो टीडीएस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अंडर सेक्शन 271H में 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है यदि आपने टीडीएस रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। लेकिन आपने यदि विद इन 1 ईयर अपना टाइम पर विद इंटरेस्ट लेट फी के साथ यदि टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया है तो फिर ये जो पेनल्टी है आपकी माफ भी की जा सकती है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे अलग अलग इतना कहाँ निकालेंगे, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। तो इसके लिए कैलकुलेटर है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सर्च करना है incometaxindia.gov.in। ये साइट आप ओपन कर लें, incometaxindia.gov.in। साइट को ओपन करने के बाद आपको आना है टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पे, टैक्स टूल्स में। टैक्स टूल्स में आप व्यू ऑल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैं आपको दो तरह के कैलकुलेटर बताऊंगी। एक तो इसका सेकेंड पेज पर हम आते हैं। आपको यदि किसी का टीडीएस निकालना है, देखिए टीडीएस कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर पर हम जाते हैं। यदि केवल आपको टीडीएस की अमाउंट निकालना, तो आप यहाँ पे डिटेल देंगे तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आप पेमेंट डालेंगे तो उसकी टीडीएस की अमाउंट कितनी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अगर हम, अब ये तो हम सिर्फ आपको टीडीएस के कितना टीडीएस करना है वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। अब हमको निकालना है कि हमको इंटरेस्ट चाहिए। फिर से हम सेकेंड पेज पे आते हैं। नहीं, हमको तो लेट फी और ये निकालना, तो इंटरेस्ट फॉर डिले, ये वाला जो कैलकुलेटर है वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आप एक तो टीडीएस डिफॉल्ट पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टीसीएस डिफॉल्ट पे इंटरेस्ट, और लेट फी अंडर सेक्शन 234E भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको निकालना है बस वो कैलकुलेटर आप ओपन कर लें और उसमें इंफॉर्मेशन दे के आप यहाँ से कैलकुलेट, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टीडीएस, जो डिडक्टी का हमने टीडीएस तो कर लिया, तो डिडक्टी जो है उस टीडीएस का रिफंड कैसे ले। तो देखिए इसकी सिंपल सी प्रोसेस है कि ये जिसे मैंने बताया टीडीएस जो है वो आपका इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो आप जब डिडक्टी जो है, डिडक्टी जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट टीडीएस को माइनस किया जाएगा।
और मान लीजिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनी हो, टीडीएस की अमाउंट कम है, तो जितना भी बचा हुआ अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। और मान लीजिए कि आपकी टीडीएस, जैसे मान लीजिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी बनी है 1 लाख रुपए और जो टीडीएस हुआ है वो 1,50,000 रुपए है, तो आपका 50,000 रुपए रिफंड आ जाएगा। अगर इसका उल्टा होता है कि टीडीएस लायबिलिटी 1 लाख रुपए बनी है और जो टीडीएस हुआ है वो सिर्फ 50,000 का, तो 50,000 रुपए आपको टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो टीडीएस है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और यदि आपकी टीडीएस ज़्यादा हो गया है, तो फिर अगर आपकी लायबिलिटी कम बनी, जैसे मैंने बताया कि लायबिलिटी आपकी 1 लाख बनी और टीडीएस आपका 1,50,000 रुपए हुआ है, तो 50,000 रुपए का आपको रिफंड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि जैसे मैंने शुरू में बताया, बीच में बताया भी था आपको कि यदि पैन नंबर देना ज़रूरी होता है, डिडक्टी के द्वारा अपने डिडक्टर को पैन नंबर देना ज़रूरी होता है। यदि डिडक्टी पैन नंबर नहीं देता है, तो अंडर सेक्शन 206 डबल ए के अंतर्गत उसका हायर रेट से टीडीएस करना होता है। या तो वो पैन नंबर दे ही नहीं या फिर गलत पैन नंबर दे देता है, तो जो भी रेट है, टीडीएस की रेट है वो, या फिर आप 20%, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी उसके उससे आपका टीडीएस किया जाता है। लेकिन ये जो 20% है वो अंडर सेक्शन 194 ओ और 194 क्यू में 5% होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पैन नंबर देना ही है, नहीं तो ज़्यादा रेट से टीडीएस हो जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ एग्जम्पशन है नॉन रेसिडेंट के केस में। यदि नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट किया जाए इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स के लिए, कुछ स्पेसिफाइड इनकम में से इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल टेक्निकल से जैसे डिविडेंड, पेमेंट फॉर ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट, तो उस केस में फिर ये जो हायर रेट वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हमने बात की कि यदि डिडक्टी के द्वारा डिडक्टर को अपना पैन नंबर नहीं पैन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिडक्टी जो है जिसका हमको टीडीएस डिडक्ट करना है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो ये सेक्शन है आपकी सेक्शन 206 ए बी। 206 ए किसके लिए है? अगर पैन नंबर ना दे तो। और 206 ए भी है यदि डिडक्टी के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। इनकम टैक्स रिटर्न किसका? पिछले साल का देखना है। पिछले साल का यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है डिडक्टी का, और उसका जो आप टीडीए जो पेमेंट टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो 50,000 रुपए से, पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको, यदि उसने अपना पिछले साल का आईटीआर फाइल नहीं किया और जो टीडीएस की अमाउंट है वो 50,000 रुपए से पूरे साल में ज़्यादा है, तो भी यहाँ पर हायर रेट से आपको टीडीएस करना होगा। अब हायर रेट से टीडीएस कैसे करेंगे? जो टीडीएस की रेट है वो उसकी 2 गुना आपको करना है, वो रेट, या फिर एट द रेट ऑफ 5%, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, उस रेट से आपको अब यहाँ पर टीडीएस करना होगा। इसके कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है कि कुछ पेमेंट जो है वो इसमें कवर नहीं होते, जैसे सेक्शन 192 जो सैलरी के लिए, 192 ए बी, 194 बी ए, 194 डबल बी, 194 एल ए, तो ये जो सेक्शन दिख रही है आपको इसमें इस जो रिटर्न फाइलिंग वाली जो हमारी सेक्शन है 206 ए बी, इसमें कवर नहीं होते ये वाले पेमेंट के ऊपर टीडीएस, मतलब इसमें हाई रेट से नहीं किए जाएंगे टीडीएस। फर्दर दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई विद नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में इज नॉट, यदि उनका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, या फिर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कि रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर तब भी यहाँ पर आपको ये हाई रेट वाला प्रोविजन अंडर सेक्शन 206 ए बी वाला लागू नहीं होगा। देखिए, अभी तक तो हमने बात की कि टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन कुछ अब बात कर रहे हैं कि आपको यदि, अब जैसे आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आपकी इनकम है, जैसे अभी न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए तक यदि कोई है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, और ओल्ड टैक्स रेजिम में 2,50,000 रुपए तक। तो ये अगर आपकी इस 3 लाख रुपए या 2,50,000 रुपए से कम इनकम है, तो आपके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। वो इसमें भी कुछ ही इनकम को स्पेसिफाइड किया गया है, और इसके लिए आपको एक फॉर्म 15G और फॉर्म किसको, ये डिडक्टी के द्वारा डिडक्टर को दिया जाएगा कि मेरी, वो एक फॉर्म 15G और 15H क्या होता है, एक डिक्लेरेशन होता है कि हमारी इनकम जो है बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, इसलिए हमारा टीडीएस न किया जाए। तो जो फॉर्म 15G होता है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल डिडक्टी जिनकी की एज 60 ईयर्स या उससे कम है उनके द्वारा फाइल किया जाता है, और एचयूएफ के द्वारा भी फॉर्म 15G ही फाइल किया जाता है। ये बस 2 पे ही लागू होता है। और फॉर्म 15H जो है वो
उन रेसिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा फाइल किया था जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा होती है। ठीक है? एक तो फॉर्म 15G, 15H किसको अपने डिडक्टर को देना होगा। यदि फॉर्म ये आप दे देते हैं, तो आपका टीडीएस नहीं किया जाता। लेकिन ये सभी इनकम के ऊपर लागू नहीं है। ये एक तो है कि यदि आपकी पहली बात ये भी ध्यान रखें कि आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम होनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म 15G, 15H कैन बी फाइल्ड फॉर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। आप बैंक में दे सकते हैं फॉर्म 15G, 15H। ऐसा नहीं कि आप सभी इनकम के लिए देने चले जाएंगे। आप सिर्फ इंटरेस्ट फॉर्म बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए अगर आप दे दें, तो आपका एफडी पे जो टीडीएस इंटरेस्ट पे जो टीडीएस होगा वो नहीं होगा। ईपीएफ विड्रॉल के समय भी अगर आप देते हैं तो भी टीडीएस नहीं होगा। इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर के समय या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है, या इंश्योरेंस कमीशन। तो इस केस में भी आप अपना 15G, 15H देकर टीडीएस, अगर 15G, 15H डिडक्टर के पास आ जाता है, डिडक्टी द्वारा दे दिया जाता है, तो फिर उसका टीडीएस नहीं किया जाएगा। देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल पहले बताया था उसकी अभी हम पहले जनरल एंट्री समझा समझा रही हूँ मैं। उस जनरल एंट्री को फिर टैली में कैसे करना है वो भी मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए, वही एबीसी इंटरप्राइजेस, वही सेम एग्जाम्पल लिया है। 1,18,000 का पेमेंट हुआ है। किसको किया? 1,18,000 का पेमेंट करना है कंसल्टेंसी फी के लिए, किसको? XYZ को। तो डिडक्टर की बात करते हैं, तो एबीसी इंटरप्राइजेस डिडक्टर की बुक में क्या एंट्री होगी? देखिए, डिडक्टर के लिए क्या है? एबीसी इंटरप्राइजेस के लिए कंसल्टेंसी फी क्या है? उसके लिए एक एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो कंसल्टेंसी फी अकाउंट जो है किसके ग्रुप में बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में बनेगा। और ये कंसल्टेंसी फी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से? 1,00,000 रुपीज पे। अब इसके ऊपर 18,000 का जीएसटी, यहाँ पर मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी माना है। तो सीजीएसटी हो गया 9,000 का, एसजीएसटी डेबिट हो गया हमारा 9,000 का। ये तो डेबिट हो गया। अब टू एक्स वाई जेड, अब जो एक्स वाई जेड क्या होंगे यहाँ पे? क्रेडिटर, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड को क्या करना है? पेमेंट करना है। तो एक्स वाई जेड हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। तो और क्रेडिटर के अकाउंट में कितना चला जाएगा? 1,08,000, इतना ही पेमेंट किया हमने उसको। और जो बचा हुआ 10,000 था टीडीएस, वो हो जाएगा टू टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल 10,000 का, क्योंकि एक्स वाई जेड के लिए एबीसी के लिए क्या है? ये जो 10,000 रुपये डिडक्ट किए, टीडीएस पेबल है। पेबल क्यों है? क्योंकि ये पेमेंट उसको गवर्नमेंट को करना है। पेमेंट गवर्नमेंट, तो ये उसकी लाइबिलिटी है। तो ये करंट लाइबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपका आएगा 10,000 का। ठीक है? ये करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में आपको लेना है टीडीएस पेबल। और फिर क्या करना है? अब जब एक्स वाई जेड को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? एक्स वाई जेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,08,000 का आप पेमेंट कर देंगे। और एक एंट्री जब टीडीएस पेबल का आपको क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 से। तो ये जनरल एंट्रीज होती है डिडक्टर के लिए। अब हम देखते हैं कि डिडक्टी की बुक्स में कैसे एंट्री होगी। डिडक्टी कौन है हमारा? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की देखिए, सबसे पहले तो उसने इनवाइस भेजा, तो इनवाइस भेजने की एंट्री होगी, उसका रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स हो या रेवेन्यू हो, तो रेवेन्यू कितने से क्रेडिट हुआ? 1,00,000 से। सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया 9,9,000 का। डेबिट को किसको करेंगे? हमारे डेटर्स। अब उसको पैसा लेना है एबीसी से, तो एबीसी इंटरप्राइजेस क्या हो गए? डेटर्स अकाउंट में आ गए। उसको डेबिट करेंगे 1,18,000 से। अब जब हम इसका पेमेंट आएगा हमारे पास, तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट आया हमारे पास? 1,08,000 का। फिर टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट में, ये जो टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट बनेगा करंट असेट्स में, और ये बनेगा 10,000 से। ठीक है? टीडीएस रिसीवेबल का मतलब है कि आगे जाके हम इस टीडीएस को क्या करेंगे? हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी, इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, उससे एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक असेट्स हुई है, इसीलिए हमको करंट असेट्स के अंतर्गत इसको लेना है। टीडीएस रिसीवेबल लेजर में 10,000 का टीडीएस। और टोटल कितना इनवाइस बनाया था हमने? यहाँ 1,18,000 का इनवाइस बना था, ये 1,18,000 हमने क्रेडिट कर दिए। तो ये एंट्री टैली में कैसे करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिडक्टी की बुक्स में एंट्री करेंगे। इसके लिए मैंने एक्स वाई जेड कंपनी क्रिएट की है। एक बार आप इसको देख लिए, हम कंपनी में आते हैं, फीचर्स इसके देख लेते हैं, एक्स वाई जेड पे जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने जीएसटी को तो अनेबल किया है, लेकिन टीडीएस को नहीं किया। डिडक्टी की बुक्स में टीडीएस को अनेबल नहीं करते हैं जी। फिर हम कंट्रोल ए किया, हमने इसको सेव कर लिया। अब हम आते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। तो वाउचर्स में हमको सेल्स वाउचर ओपन करना है, क्योंकि हमारे सेल्स से रेवेन्यू है, तो हम ये सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। पार्टी कौन है हमारी? एबीसी इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर हमको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो यहाँ हम क्रिएट पर जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं एबीसी इंटरप्राइजेस।
किस में रहेगा ये? हमारे डेटर्स है, सन्डे डेटर्स में हमको इसको लेना है, सन्डे डेटर्स में लिया, यस किया। बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी है, उसकी पूरी डिटेल आपको देनी है, साथ में उसकी बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर यहाँ पर आपको बराबर लेना है। ये कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया। देखिए अब हमको सर्विसेज लेनी है यहाँ पे, तो हमने क्या सर्विस दी है यहाँ पर? प्रोफेशनल कंसल्टेंसी दी है, तो हमको कंसल्टेंसी यहाँ पर भी हमको लेजर, देखिए कंसल्टेंसी को लेजर क्रिएट नहीं, हम लेजर क्रिएट करेंगे कंसल्टेंसी, ठीक है, कंसल्टेंसी फी। किसके अंडर में लेना है? ये हमारी सेल्स है, तो हम इसके सेल्स अकाउंट के अंडर में ले लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल रहने दें, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हाँ जीएसटी इसमें एप्लीकेबल रख दें। यहाँ पर आपको अब आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर कर ले, एचएसएन कोड दे दे, डिस्क्रिप्शन दे उसका, जीएसटी रेट, तो यहाँ पर भी हम स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे, और जीएसटी रेट कितनी लेनी है हमको? 18%, ठीक है। यहाँ सर्विसेज हमने लिया, तो ये हो गया। उसके बाद हम कंट्रोल ए कर लेंगे। कंसल्टेंसी फी कितनी हुई थी? 1 लाख की, तो यहाँ पर हम 1 लाख ले लेंगे। अब हम उसको, हमको जीएसटी के अकाउंट बनाने हैं। सीजीएस सबसे पहले हम बनाते हैं सीजीएसटी का, तो क्रिएट लेजर पे जाते हैं। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सीजीएसटी का अकाउंट बनाना है हमको। सीजीएसटी किसके अंडर में रहेगा? ये सीजीएसटी हमारे ये रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमने लिया जीएसटी, सीजीएसटी, चलिए उस कंट्रोल ए किया। उसके बाद ये 9000 अपने आप आ गए। उसके क्रिएट करना है एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में करेंगे जीएसटी, यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको एसजीएसटी। चलिए कंट्रोल ए किया, ये यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया, ये हमारा इनवाइस रेडी हो गया है। बस इसको हमने कंट्रोल ए से सेव कर लिया। 1,18,000 का हमारा इनवाइस रेडी हो गया है। अब हमारे पास पेमेंट आया है, तो हमको रिसिप्ट की एंट्री करनी है। रिसिप्ट ब्राउज़र ओपन कर ले, अकाउंट कौन सा लेंगे हम यहाँ पर एक चेंज मोड कर ले आप, यहाँ पर आप डबल एंट्री वाला मोड ले ले। चलिए अब यहाँ पर हमको क्रेडिट करना है। क्रेडिट में क्या करेंगे हम? एबीसी इंटरप्राइजेज, तो देखिए एबीसी इंटरप्राइजेज का अभी बैलेंस कितना आया था? 1,18,000 डेबिट, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे क्रेडिट। 1,18,000 आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो गया। चलिए अब डेबिट करना है। डेबिट क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पे एबीसी इंटरप्राइजेस का अकाउंट 0 हो गया है। डेबिट हमको करना है, हम किस में आया पेमेंट? हमारा बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट हमको क्रिएट करना, हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट में हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन से में आएगा? ये बैंक के ग्रुप में आना है, तो बैंक अकाउंट्स में ले लेते हैं। चलिए कंट्रोल ए किया। अब यहाँ बैंक में कितना पैसा है? 1,08,000 का। अब जो बैलेंस हमारा बचा हुआ है 10,000 का, उसके लिए हमको एक लेजर और बनाना है। कौन सा लेजर बनाना है? एक लेजर क्रिएट करना हमको टीडीएस रिसीवेबल का, तो टीडीएस रिसीवेबल, ये किस? टीडीएस रिसीवेबल हमको लेना है करंट असेट्स में, जैसा मैंने उस समय समझाया था आपको, असेट्स है हमारी। चलिए कंट्रोल ए किया, ये 10,000 टीडीएस रिसीवेबल आ गया। इस तरह से हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये तो एंट्री हमने की है डिडक्टी की बुक्स में। अब हम देखेंगे कि डिडक्टर की बुक्स में हमको कैसे एंट्री करना है। एबीसी इंटरप्राइजेस हमारा डिडक्टर है, वो कंपनी हमने क्रिएट कर ली। एक बार आप देख लें, कंपनी में चलते हैं, हम फीचर्स में जाते हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस, यहाँ पर जीएसटी को हमने अनेबल किया है। यहाँ पर जीएसटी की इंफॉर्मेशन दे दें, उसके बाद कंट्रोल ए करें। उसके बाद आप टीडीएस, आपको भी टीडीएस को भी अनेबल करना है, क्योंकि हम यहाँ पर टीडीएस को ऑटो डिडक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टीडीएस में भी यस करेंगे। यहाँ पर अपना टेन रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दें, डिडक्टर टाइप दें, कोई डिडक्टर ब्रांच डिवीजन है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। कंट्रोल ए किया हमने। अब देखिए फिर कंट्रोल ए कर दिया। अच्छा, ये जीएसटी में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन आप पूरी इन्फॉर्मेशन दें। कंट्रोल ए किया है हम। चलिए उसके बाद हम वाउचर्स पर आते हैं। अब हमको एंट्री करना है। सबसे पहले हमारे लिए क्या है, ये जो भी हमने कंसल्टेंसी फी दी है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस बुक करने के लिए हम यहाँ पर परचेज वाउचर का यूज करेंगे। यहाँ पर अपने आपको जो बिल मिला है उसका नंबर ले लें। उसके बाद डेट, पार्टी कौन है हमारी? XYZ, तो यहाँ पर हमको पार्टी नहीं क्रिएट करनी है, हम क्रिएट पे जाते हैं XYZ। ये हमारे क्या है? क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमको इनका पेमेंट करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे हम। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे,
टीडीएस डिडक्टेबल तो यस कर दें, यहाँ पर हमको डिडक्ट करना है। डिडक्टी टाइप कौन है? डिडक्टी। डिडक्टी क्या है हमारा? इंडिविजुअल है, कंपनी है, जो भी है आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर तो आप यस कर दें। फिर हम कंट्रोल ए कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया। अब एक्सपेंसेस लेना है तो एक्सपेंसेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाते हैं हम, यहाँ पर एक्सपेंसेस हमारे कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, तो वो हमने ले लिया। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट ग्रुप में जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में लेंगे इनको हम। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाए, HSN डिटेल में आप स्पेसिफाई डिटेल हियर करके यहाँ पे डिटेल दे दें। उसके बाद जीएसटी रेट में आप स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे। टैक्सेबल जीएसटी रेट रहेगी हमारी 18%। सर्विसेज टाइप ऑफ सप्लाई में सेट अल्टर में यहाँ पर आपको यस करना है। फिर यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल रखना है। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रिएट, यहाँ से आपको क्रिएट करना है। मैंने पहले ही क्रिएट किया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। हम कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे नाम में हमने लिया टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, सेक्शन 194J। पेमेंट कोड आप देना चाहें तो दे सकते हैं 994JA। उसके बाद आपको यहाँ पर रेट बतानी है। इंडिविजुअल एचयूएफ यदि डिडक्टी है तो विद पेन नंबर देंगे तो क्या रेट रहेगी, और यदि इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई डिडक्टी है और पेन नंबर देते हैं तो क्या रेट रहेगी, दोनों में सेम है। अगर थ्रेशोल्ड और एग्जेम्पशन लिमिट, देखिए थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये टीडीएस कहीं नहीं जाएगा। आप टीडीएस डिडक्ट कर भी लेंगे तो डिडक्टी क्या करेगा, अपने टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें वो क्लेम कर लेता है। तो अधिकांश जगह यही होता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर कर दिया जाता है। आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं। कंट्रोल ए किया हमने। यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट कर लें, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं टीडी। कंट्रोल ए किया हमने। कंसल्टेंसी फी कितनी थी हमारी, 1 लाख रुपए, ये ले ली हमने। अब आते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का अकाउंट भी हमको क्रिएट करना होगा। हम क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पर लेंगे हम सीजीएसटी। सीजीएसटी हमारा कौन किसके अंडर में जाएगा, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमको लेना है। यहाँ पर लेना है जीएसटी, सीजीएसटी, बस। अच्छा नीचे भी आप आए, यहाँ पर देखिए टीडीएस एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल नहीं, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। नॉट एप्लीकेबल इसलिए क्योंकि जीएसटी के अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लेंगे। कंट्रोल ए किया। अब हम ले लेते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी भी नहीं है, चलिए उसका भी अकाउंट बना लेते हैं। क्रिएट में चलते हैं। एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी ले लिया हमने, टैक्स टाइप में एसजीएसटी ले लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमको क्या लेना है, नॉट एप्लीकेबल लेना है। कंट्रोल ए किया। अब हमको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो इसका टीडीएस का लेजर भी है क्या, नहीं है, हम क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए टीडीएस, अब ये टीडीएस जो है हमको क्या करना है, गवर्नमेंट अकाउंट में पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे टीडीएस पेबल का अकाउंट बनाएंगे। किसके अंडर में रखेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी में आ जाएगा टीडीएस। अब नेचर ऑफ पेमेंट में हम यहाँ क्या ले लेंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज आप ले लें। ये कंट्रोल ए हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पर टीडीएस जो आपका ऑटो डिडक्ट नहीं हुआ, तो एक बार हम कंसल्टेंसी फी में जाकर देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ है। कंट्रोल इंटर करते हैं। यहाँ पर आप गए, नीचे 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 जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल्स में आपको यस करना है, और यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो यस एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ पेमेंट में हम क्या ले लेंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ ये हमने किया, कंट्रोल ए कर दिया। अब फिर से हम आते हैं, सीजीएसटी हो गया हमारा, एसजीएसटी हो गया, टीडीएस पेबल हो गया। अब देखिए टीडीएस पेबल उसने ऑटो डिडक्ट कर लिया है। यहाँ पर उसने 20,000 लिया है। 20,000 क्यों लिया है, क्योंकि आपने वहां पर इसका पैन नंबर नहीं दिया था। जब XYZ हमने क्रिएट किया था ना, उस वक्त हमने पैन नंबर नहीं दिया था, और पैन नंबर नहीं देते तो कितने परसेंट से लेगा, 20% से लेगा। तो हम चाहते हैं कि 10% से ले, तो हमको XYZ में जाकर आपको पैन नंबर इंटर करना होगा। हम ये जाते हैं, कंट्रोल इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए प्रोवाइड पैन डिटेल्स, तो यहाँ पैन नंबर आपको यहाँ पर देना है। कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया। अब देख रहे हैं, वन लेग हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, टीडीएस पेबल। अब देखिए आप इसने 10,000 ले लिया क्योंकि वहां पर हमने पैन नंबर दे दिया है। ये हमारी एंट्री हो गई है।
ये देखिए 1,08,000, अब एक्स वाई जेड के अकाउंट में कितने गए होंगे, 1,08,000 गए होंगे। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, कंट्रोल ए किया। अब सेकंड पेमेंट क्या एंट्री होगी, पेमेंट की एंट्री होगी, पेमेंट वाउचर ओपन करना होगा। अब हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड का पेमेंट करना है, तो हम एक्स वाई जेड अकाउंट यहाँ पे पेमेंट करना है, तो हम पहले तो किससे करना है, हमको बैंक से पेमेंट करना है, तो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, बैंक क्रिएट करेंगे। हम हमारी बैंक ले लेते हैं एसबीआई, ये रहेगा हमारा बैंक अकाउंट्स में। कंट्रोल बाकी डिटेल्स भी आप दे दे, कंट्रोल ए कर दे तो एसबीआई। अब हमको क्या करना है, किसको पेमेंट करना है, हमको पेमेंट करना है एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड ले लिया। देखिए अभी एक्स वाई जेड का बैलेंस कितना है, 1,08,000 क्रेडिट। अब यहाँ जब हम इसको पूरा पेमेंट 1,08,000 का कर देंगे, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसका करंट बैलेंस जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका अकाउंट जीरो हो गया है, 1,08,000 का पेमेंट हो गया है। ये एंट्री हो गई, कंट्रोल ए किया। ये तो एक पेमेंट हुआ। एक पेमेंट अभी भी बचा हुआ है आपका, टीडीएस का पेमेंट। तो इस टीडीएस का पेमेंट के लिए आप ये साइड में देखेंगे, ऑटो फिल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें। इसमें हमको लेना है स्टेट पेमेंट। अब यहाँ पर हम ले लेंगे टीडीएस, सिलेक्ट कर लें आप। टीडीएस सिलेक्ट करने के बाद देखिए पीरियड, कौन से पीरियड के लिए आपने लेना है वो पीरियड सिलेक्ट कर लें। कितनी तारीख तक आपने डिडक्ट किया है तो वो आप यहाँ पे लेंगे। उसके बाद सेक्शन तो 194 जे में हमने किया है। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, टीडीएस एंड प्रोफेशनल सर्विस। डिडक्टी क्या है, कंपनी है या नॉन कंपनी, जो भी आप सिलेक्ट कर ले। रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। कैश या बैंक, तो हम बैंक से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लें। देखिए ये पूरी एंट्री अपने आप आ गई है। अब आपकी ये एंट्री हो गई है, कंट्रोल ए कर दे। तो इस तरह से आपको टीडीएस का पेमेंट करना है। अब हम चलते हैं टीडीएस रिपोर्ट देखेंगे। चलिए इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको जाना है अकाउंट्स, सॉरी इसमें आपको जाना है स्टेचुरी रिपोर्ट्स में। इसमें जाएंगे हम टीडीएस रिपोर्ट में। ये अदर देन सैलरी टीडीएस था, तो हम फॉर्म 26 क्यू ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए टीडीएस का पेमेंट आ गए, टीडीएस आ गया है कि 1 लाख पे 10,000 का टीडीएस हुआ है। उसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ पेमेंट की तरफ देखेंगे, तो इसमें आपको एक अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिख रहा है। हमने पेमेंट किया था लेकिन वो पेमेंट यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो इसको हम इंटर कर दें। यहाँ पर जहाँ 1 लिखा हुआ है, बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर, तो पेमेंट वाउचर में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने। देखिए पेमेंट वाउचर में हमने क्या किया था कि पूरी कंप्लीट, यहाँ पे आपको चेक नंबर, चेक की डेट आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद बीएसआर कोड, चालान नंबर, चालान डेट सब देंगे, तभी वो वहाँ पर आपको शो करेगा, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट आएगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पर बीएसआर कोड, चेक नंबर, चेक की डेट दे सकते हैं आप। बीएसआर कोड लेना है हमको, चालान नंबर ले लें। उसके बाद चालान की डेट लेना है आपको। चलिए बैंक नेम कौन सा था हमारा, एसबीआई। ब्रांच अगर हो तो आप ब्रांच भी ले लें। चलिए एक्सेप्ट किया, यस किया। अब देखिए फिर पीछे आते हैं हम, तो यहाँ पर अब जो देखेंगे इंक्लूडेड इन रिटर्न हो गया है। यहाँ पर टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज में पेड अमाउंट में 10,000 आ गया है। आपका बैलेंस पेबल आप नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपकी टीडीएस रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमको टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करना होता है, तो उसकी स्टेप्स समझ लें पहले। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले एक एक्सेल तैयार करनी होती है। ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक्सेल तैयार कर लेते हैं तो उससे आपको टीडीएस रिटर्न में डिटेल देने में आसानी रहती है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी एक एक्सेल तैयार कर लें, या फिर आप टीडीएस रिपोर्ट टेली से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल कैसे तैयार करनी होती है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो किस सेक्शन में आपने टीडीएस किया है वो आप ऊपर ले लें। उसके बाद आप सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिडक्टी, जिसका भी आपने टीडीएस किया है इस सेक्शन के अंतर्गत, वो सब आप ले लें। ये क्वार्टरली आपको तैयार करनी है। अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो एक्सेल शीट भी आप क्या तैयार करें, क्वार्टरली। एक क्वार्टर में आपने जितने 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 लोगों के टीडीएस के उनकी डिटेल्स आप तैयार कर लें। उन डिडक्टी के पैन नंबर, इनवाइस अमाउंट, फिर पेमेंट की क्रेडिट डेट, किस तारीख को आपने वो पेमेंट क्रेडिट किया था, क्योंकि क्रेडिट या पेमेंट की डेट जो भी पहले हो उस पर हमको टीडीएस करना होता है। और जब भी हम क्रेडिट करते हैं उसी दिन हम डिडक्शन भी जनरली कर लेते हैं, तो डिडक्शन की डेट आप ले लें। उसके बाद आपको टीडीएस कितना किया है उसके ऊपर वो आपको लेना है। डिपॉजिट कब किया आपने, ये पूरी डिटेल हम क्या करेंगे, चालान। मैंने आपको बताया था टीडीएस का पेमेंट आपको कैसे करना है ऑनलाइन। वो चालान आप जब जमा कर देंगे तो उस चालान की डिटेल भी हमको चाहिए होगी।
तो आपने किस तारीख को चालान डिपॉजिट किया, किस तारीख उसका चालान का बीएसआर कोड, ये सब डिटेल आपको किस में मिलेगी, चालान में मिल जाएगी। तो एक ही चालान में आप एक जितने भी डिडक्टिव उस सबका एक साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चालान नंबर, जैसे यहाँ इन दोनों के लिए मैंने एक ही चालान का यूज किया है, उस एक चालान में आपने किस किस डिडक्टिव का आपने पेमेंट किया, वो सब डिटेल आपको लेना होती है। तो क्या बीएसआर कोड है, क्या चालान नंबर है, कब डिपॉजिट किया था, वो सब डिटेल आपका लेनी होती है। तो इस तरह से आप अपनी एक एक्सेल फाइल तैयार कर लें। एक्सेल फाइल तैयार करने के बाद हमको इनकम टैक्स पोर्टल से एक सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी होती है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आपको, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, टीडीएस रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं हम। उसके बाद हमको एक टीडीएस स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करना होता है। तो टीडीएस रिटर्न जिसको बोलते हैं, चाहे स्टेटमेंट बोले या रिटर्न, तो उसके लिए आपको एक आरपीयू होती है, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। और उस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी में हमको सभी, आपको इनकम, ये जो टीडीएस रिटर्न है उसकी सभी इंफॉर्मेशन हमको देनी होगी टीडीएस से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमारा पूरा रिटर्न तैयार करना है। इसके लिए आपको एक आरपीयू डाउनलोड करनी होती है, उस आरपीयू से आप पूरा फॉर्म तैयार करेंगे। और उस फाइल, वो जो फाइल होती है वो आपको एफयू फाइल आपको बनानी होती है, उससे क्रिएट करेंगे हम एफयू फाइल। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको ये जो एफयू फाइल तैयार हो जाती है उसको आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो इस तरह से आपका टीडीएस रिटर्न फाइल होता है। सबसे पहला जो आता है कि आपको एक्सेल कैसे तैयार करना है, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद सीएसआई फाइल, सीएसआई फाइल का मतलब होता है कि जिस जिस क्वार्टर के लिए आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस क्वार्टर में आपने कितने चालान सबमिट किए हैं उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो वो सीएसआई फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, देखिए इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, incometax.gov.in। इस पोर्टल पर आने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपको कैसे करना है, अपना टेन नंबर के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। उसके बाद अपना पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर ई फाइल पर आना है। ई फाइल में आपको ई पे टैक्स पर जाना है। ई पे टैक्स में आप जाएंगे, यहीं से मैंने आपको बताया था कि आप ई पे टैक्स का, आप जो चालान का पेमेंट करते हैं वो बाहर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉगिन करके भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा चालान स्टेटस इंक्वायरी सीएसआई फाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको डेट रेंज देनी कि आपने कब कब वो चालान का पेमेंट किए थे। तो जिस क्वार्टर के लिए आपने जो चालान जब जमा किए थे उस क्वार्टर से रिलेटेड टीडीएस के लिए वो डेट रेंज यहाँ पर दे के आप ये फिल्टर का यूज कर लें। और यहाँ पर अब जो सभी चालान उस रेंज के आपके सामने आ जाएंगे, वो सिलेक्ट करके आप डाउनलोड चालान फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सीएसआई फाइल, जिसमें सभी चालान जो आपने उस क्वार्टर से रिलेटेड टीडीएस के चालान जमा किए थे उसकी डिटेल रहेगी, ये आपको सीएसआई फाइल डाउनलोड करके रखना है। सीएसआई फाइल कैसे डाउनलोड करनी है वो देख लिया आपने। उसके बाद अब हम आते हैं कि हमको हमारा रिटर्न कैसे तैयार करना है। तो चलिए अब वो देखेंगे हम। अब हमको हमारा रिटर्न तैयार करना है, तो उसके लिए हमको एक आरपीयू, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट है। उससे हम क्या करेंगे, हमारी एफयू फाइल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक साइट सर्च करनी है, प्रोटीन आप सर्च बॉक्स में डालें, सबसे ऊपर साइट दिखेगी आपको protein-pen.com, इसको ओपन कर लें, कंटिन्यू करें। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आपको अवर सर्विसेज में दिखेगा ई टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट, इस पर क्लिक कर दें। नीचे की ओर देखेंगे आप, हमको एफयू तैयार करना है। तो एफयू के लिए जरूरी होता है कि आपके सिस्टम पर जावा हो। तो यदि नहीं हो तो आप यहाँ से इस लिंक के द्वारा अपने सिस्टम पर जावा डाउनलोड कर लें। अब देखिए नीचे आपके सामने आ गया फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी एफयू। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरपीयू फॉर क्वार्टरली रिटर्न, आरपीयू मतलब रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, या इसी को हमको डाउनलोड करना है। और जब भी आप अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करें आपको उसी समय आपको डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप पुराना जो डाउनलोड की हुई आरपीयू आप उसमें फाइल कर दें, आपको लेटेस्ट वर्जन इसका लेना है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड आरपीयू, अभी वर्जन चल रहा है इसका 5.2, इसको हम डाउनलोड करेंगे। अब हम डाउनलोड फोल्डर में आते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट किया। एक और फोल्डर आपको दिखेगा, उसको आप ओपन कर लें, फिर उसको ओपन करें। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको
टीडीएस आरपीयू 5.2 आपको यहाँ पे दिखेगा। ये वाली फाइल आपको ओपन करनी है, इसको हम ओपन करेंगे, ओके कर दें। अब सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना है। यदि आप सैलरी के लिए तो 24Q, अदर देन सैलरी के लिए फाइल करेंगे तो 26Q होगा। तो हम यहाँ पर आपको जो भी आपको रिटर्न फाइल करना है वो फॉर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। टीडीएस रिटर्न में कौन कौन से फॉर्म होते हैं ये सब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। मान लीजिए कि हम ये नॉन सैलरी के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम अभी यहाँ पर 26Q लेते हैं। सबकी प्रोसेस सेम ही होगी। और इसके अलावा इन सब के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है डिटेल में, वो भी मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप वो भी देखकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमको आप अभी रेगुलर फाइल करना चाहते हैं या उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो हम रेगुलर फाइल करेंगे। तो हमने रेगुलर सेलेक्ट किया, क्लिक टू कंटिन्यू किया। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अनेक्स है, सबसे पहला है फॉर्म, उसके बाद चालान, और एक और अनेक्सर है आपका डिडक्ट की डिटेल्स। ये तीन अनेक्सर, ये अदर सर्विसेज आप तीन हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ ये तीनों फिल करने होंगे अनेक्सर। सबसे पहला आ रहा है हमारा फॉर्म। यहाँ पर आपको यहाँ सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर ले। जैसे अभी हम फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं 24-25, ओके कर दे। तो अब यहाँ पर उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद क्वार्टर सिलेक्ट करना, तो हम क्वार्टर सिलेक्ट कर लेते हैं Q1। Q1 के लिए हम फाइल कर रहे हैं। फिर हमको देना है यहाँ पर टेन नंबर, अपनी कंपनी का टेन नंबर इंटर कर दें। फिर यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर इंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ले लिया, असेसमेंट ईयर वो खुद लेगा। टाइप ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर का टाइप आप क्या है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, जो भी आप हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाए, देखिए सेक पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर। अब यहाँ पर आपको डिडक्टर की डिटेल देनी है, डिडक्टर का नाम देना है, यदि कोई ब्रांच डिवीजन है तो वो देना है। उसके बाद पिन कोड, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देना चाहें तो दें, नहीं तो जहाँ जहाँ स्टार लगा हो वो इन्फॉर्मेशन तो हमको देना ही होती है। हम इधर आते हैं, यहाँ पर आप फ्लैट नंबर, स्टेट सिलेक्ट कर लें। यहाँ देखिएगा हेज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यदि आपने लास्ट में जो रिटर्न फाइल किया था उससे यदि अब क्या आपका एड्रेस चेंज हो गया हुआ हो तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। इसके नीचे हमको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो देनी कि पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर होगा कोई, कंपनी होगी तो मैनेजर हो सकता है, जो भी हो, डायरेक्टर, मैनेजर। तो जो व्यक्ति टीडीएस की सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी साइन लगेगी, जब हम टीडीएस सर्टिफिकेट निकालेंगे तो उसकी भी साइन एक लगती है कंपनी की ओर से, तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आपको देना है। उस व्यक्ति का नाम, उसका डेजिग्नेशन क्या है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, जो भी है वो यहाँ पर आपको लेना है। उस व्यक्ति का एड्रेस आपको बताना है। उसके बाद क्या उसका एड्रेस चेंज हुआ है लास्ट रिटर्न से, वो यस या नो में आप जवाब देंगे यहाँ पर। फिर हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, आपने क्या पहले पीरियड के लिए 26Q फाइल किया था, यदि किया था, रेगुलर स्टेटमेंट फाइल किया था तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। यदि आपने फाइल किया था तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर भी, जो आपने लास्ट रिटर्न जो फाइल किया था उसका रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। बाकी उसकी जो भी अगर एड्रेस आपका सेम है तो आप जो ऊपर है वही एड्रेस सेम है तो आप सेम इज अबव भी एड्रेस कर सकते हैं। ये आपका पहला अनेक्जर हो गया। दूसरे अनेक्जर में आते हैं चालान। देखिए मैंने पहले भी बताया कि यदि आपको और डिटेल में अगर आपको देखना है तो इन सभी फॉर्म के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो, उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमको इस एनेक्सर में चालान की डिटेल देना है, तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है, एड ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आपको अलग अलग सेक्शन में आप अलग अलग चालान भी सबमिट करेंगे। हो सकता है अब एक क्वार्टर के टीडीएस के लिए आपने तीन चार, अब क्वार्टर वाइज है, मतलब तीन महीने का टीडीएस के लिए हम जमा करेंगे तो पहले फर्स्ट मंथ के लिए चालान जमा किया होगा आपने, फिर सेकेंड मंथ के लिए किया होगा, थर्ड मंथ के लिए किया होगा, और एक से ज्यादा भी चालान जमा किए। तो जितने भी इस क्वार्टर के लिए, जिस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस क्वार्टर के लिए आपने जितने भी चालान जमा किए उनके नंबर बताना है। चालान में कितने व्यक्तियों का टीडीएस है वो नहीं, आपको बताना कि वो कितने चालान आपने जमा किए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3 चालान जमा किए, तो आप यहाँ पर 3 रो ऐड करेंगे, ओके कर दें। तो यहाँ पे देखिए 3 रो इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको चालान उठा लें और चालान की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने चालान सब फाइल आपने चालान भरा था ना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देना है। चालान में टीडीएस की अमाउंट, पहला चालान, दूसरा चालान, तीसरा चालान, जितने भी आपके चालान है वो सब आप यहाँ पर
उतनी रो ऐड कर लें। पहले चालान में टीडीएस कितना था वो, फिर उसमें सरचार्ज की अगर अमाउंट यदि कोई हो तो एजुकेशन सेस इंटरेस्ट फी पेनल्टी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दें। अच्छा, जो ग्रे कलर में वो सेल हमको फिल नहीं करने हैं, आपको सिर्फ व्हाइट कलर वाले में ही इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पर आपको चालान का बीएसआर कोड, सभी इन्फॉर्मेशन आपको चालान से मिल जाएगी। चालान का बीएसआर कोड लिखना है। यहाँ पर डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट, चालान कब डिपॉजिट किया था वो डेट आपको इंटर करनी है। उसके बाद आप आ जाए चालान का सीरियल नंबर, ये भी आपको चालान में से ही मिलेगा, चालान सीरियल नंबर देना है आपको। फिर मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट। देखिए बुक एडजस्टमेंट कई जगह क्या होता है, चालान की बजाय बुक एडजस्टमेंट से भी पेमेंट होता है, एडजस्ट किया जाता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर हमको तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और चालान के थ्रू आप इसके बुक एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर हमको नो करना है। इंटरेस्ट टू बी अलोकेट, यदि कोई इंटरेस्ट अलोकेट किया हुआ है तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। कोई अदर्स अमाउंट है चालान में तो वो यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद माइनर हेड ऑफ चालान, माइनर हेड ऑफ चालान में यदि असेसमेंट के लिए आप चालान जमा कर रहे हैं तो आप 400 सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको रेगुलर जो हम टैक्स पेयर के रूप में हम टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 200 यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो ये तो आपने दे दी, चालान की डिटेल देना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, हम इसको सेव करते जाएं आप। उसके बाद हम आते हैं अनेक्सर फर्स्ट डिडक्टी की डिटेल्स में। देखिए अब जो आपने चालान सबमिट किए थे तो अब भी हमने कितने लिए थे, 3 चालान आपने लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको रो इंसर्ट करनी, तो रो अब ये जो अनेक्सर है वो किसका है, डिडक्टी, जिसका आपने टीडीएस किया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट रो पे जाएं। अब ये देखिए ऑलरेडी आपके 3 आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहा है। 1 2 3 क्या है, आपने कितने चालान सबमिट किए थे वो यहाँ पर आ गए। जैसे कि हमने लिया था कि हमने 3 मंथ्स के लिए एक एक चालान जमा किया था, तो यहाँ 3 चालान यहाँ पे इसलिए लिए। अगर मान लीजिए आपने 6 चालान सबमिट किया था तो यहाँ पे 6 रो आ जाती, ठीक है। अब आपको बताना है कि पहला चालान के सामने आपको बताना है नंबर ऑफ डिडक्टिव रिकॉर्ड्स टू बी एडेड, मतलब उस पहले चालान में आपने कितने व्यक्ति का लिए टीडीएस सबमिट, टीडीएस भरा था। मतलब पहले चालान में यदि आपने 5 लोगों का टीडीएस भरा था तो यहाँ कितना लेंगे हम, 5। आपने मान लीजिए पहले चालान में 2 डिडक्टी हैं आपके तो 2 लेंगे, मतलब जितने पैन के लिए आपने चालान जमा किया था। दूसरे चालान में आपने कितने डिडक्टी का टीडीएस का डिडक्ट करके सबमिट किया था वो आपको मान लीजिए कि केवल एक ही व्यक्ति का किया था। तीसरे चालान में मान लीजिए कि 3 का किया था। तो इस तरह से आपको हर चालान में जितने भी डिडक्टी का आपने टीडीएस किया है वो आपको उतनी नंबर ऑफ रो लेनी, क्योंकि आपको इसमें डिटेल किसकी देनी है, जितने डिडक्टी थे उनकी डिटेल देनी है। तो आपको चालान वाइज या नंबर ऑफ डिडक्टी आपको लेना है। ओके कर दे। ये देखिए आप देखेंगे चालान सीरियल नंबर, तो पहले चालान में 2 रो आ गई, दूसरे चालान में 1 आई, तीसरे चालान में 3 रो आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमारे पहले चालान में 2 डिडक्टी, दूसरे चालान में 1 है, तीसरे चालान में 3 डिडक्टी है। अब पहले चालान में जो डिडक्टी है उसका आपको यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर भी जो ग्रे कलर में वो तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना। देखिए सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, कौन सी सेक्शन में आपने टीडीएस किया है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद टोटल टीडीएस टू बी, या सेक्शन में भी अगर आपको नहीं समझ में, देखिए आप जैसे ही सेक्शन पे जाएंगे आपको उसके आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए है, डिविडेंड के लिए, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, तो ये सब आप यहाँ पे चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे, आगे हम आते हैं। देखिए सीरियल नंबर उसने यहाँ पे लिया हुआ है, डिडक्टिव रेफरेंस नंबर। डिडक्टिव रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि सैलरी के केस में होता है कि हम उसमें एम्प्लॉयर को नंबर देते हैं, तो वो रेफरेंस नंबर अगर हो आप देना चाहते हैं, आप कंपनी में आपने कुछ दिए हो डिडक्टिव को तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं पेन ऑफ द डिडक्टी, जो डिडक्टी की डिटेल हम दे रहे हैं उसका पैन नंबर आपको इंटर करना है। फिर नेम आपको यहाँ पर आपको उसका नेम देना है। उसके बाद आपको लेना है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, डेट ऑफ किस डेट पे आपने पेमेंट किया। जैसे 1 लाख का आपने पेमेंट किया है, आपने 1 लाख रुपए उसका पेमेंट डेट हो या फिर आपने क्रेडिट किया, जो भी दोनों में से पहला उस तारीख को हमको टीडीएस करना होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने उसको क्रेडिट या पेमेंट जो भी पहले किया वो कौन सी तारीख पे किया था। फिर अमाउंट पेड या क्रेडिट, यहाँ पर उसकी ग्रॉस अमाउंट लेनी, जितने भी आपने टीडीएस किया है वो अमाउंट आप यहाँ पर लेंगे, कितना पेमेंट हो गया या क्रेडिट हुआ। फिर अमाउंट पेड
यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट हो गई, उसके बाद आपको अमाउंट पेड और क्रेडिट आपको लेना है, उसके बाद टीडीएस, उस अमाउंट पे आपने कितना टीडीएस किया, कितना सरचार्ज, कितना हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब डिटेल आपको क्या देनी है, डिडक्टिंग वाइज देनी है। यहाँ पर आपका टोटल टीडीएस अपने आप आएगा, यहाँ पर आपको टोटल टैक्स डिपॉजिट, जो भी डेट है, जिस तारीख को भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया वो डेट आपको लेनी है। उसके बाद आप ये लेंगे रिमार्क्स रीजन। देखिए, रिमार्क्स रीजन फॉर नॉन डिडक्शन लोअर डिडक्शन, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी वजह से उसका लोअर डिडक्शन किए, डिडक्शन नहीं किए, तो उसका रीजन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे ए, तो जैसे ही आएंगे देखिए इसके साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखेगा कि लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन ऑन, यदि आपको कोई 197 में सर्टिफिकेट मिला। इसे बी पे आ रहा है तो इनकेस आप 15G15H, यदि आपको 15G15H मिला है तो आप ये ले लेंगे। तो जो भी इसमें रीजन है वो रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम आते हैं डिडक्टी के कोड। देखो डिडक्टी का कोड वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद रेट एट विच, ये डिडक्टी कोड जो आप पेन नंबर देंगे ना उससे वो लेगा कि वो, अगर उस पेन नंबर से पता चल जाएगा कि वो फर्म का पेन नंबर है, आपका जो डिडक्टी है फर्म है, कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो वो डिडक्टी का कोड अपने आप ले लिया जाएगा। आप जैसे ही पेन नंबर इंटर करेंगे, रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, किस रेट से आपने टैक्स डिडक्ट किया वो रेट यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद यदि अंडर सेक्शन 197 में कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा उस डिडक्टी को, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको लेना है। और बाद के जो केस विड्रॉल से रिलेटेड जो सेक्शन 194N से रिलेटेड है वो सभी हमको यहाँ पर एक छोड़ना है। तो इस तरह से ये आपका जो है फॉर्म 26 क्यूब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको करना है क्रिएट फाइल। उसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक एफयू फाइल क्रिएट करना है, तो अब हम करेंगे क्रिएट फाइल। जैसे ही आप क्रिएट फाइल करेंगे, सबसे पहले इस तरह का आपके सामने बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको जो एक CSI फाइल हमने डाउनलोड की थी, चालान इनपुट फाइल, वो फाइल आपको यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद सेकेंड में अब यहाँ पर आपको वो लोकेशन बतानी है जहाँ पर कि ये जो हम एफयू फाइल क्रिएट करेंगे वो फाइल है, या यदि कोई एरर होती है तो वो एरर फाइल भी आप कहाँ पर डाउनलोड होगी। तो इसके लिए आपको एक लोकेशन बतानी है, वो एक ही फोल्डर में, आप ज़्यादा अच्छा है कि आप जिस शुरू से एक ही फोल्डर ले, उसी फोल्डर में आप सारा काम करें। तो यहाँ पर वो फोल्डर आपको, लोकेशन आप उस फोल्डर की दे दें। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। अब आपका यदि फाइल में कोई भी एरर नहीं है तो फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और मान लीजिए कोई एरर होगा तो आपको एरर का मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ पर एक फाइल भी जनरेट होगी एरर फाइल की। वो एरर फाइल आप देख लो, जो भी एरर है वो आपको पहले सही करना होगी, और जब तक कि फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज ना आ जाए। उसके बाद ओके कर दें, फिर ओके कर दें। अब हम उस फ़ोल्डर पे जाते हैं जहाँ पर आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई होगी। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे एफयू फ़ाइल आपको दिखेगी। ये एफयू फ़ाइल हम की ही हमको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमको इसको ज़िप फ़ाइल में कन्वर्ट करना होता है। तो इस पे राइट क्लिक करके कॉम्प्रेस टू ज़िप फ़ाइल कर लें। बस यहाँ पर आपकी ज़िप फ़ाइल बन जाएगी। आपका यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा कि जो ज़िप फ़ाइल हमने अभी एफयू फ़ाइल की ज़िप फ़ाइल बनाई है, उसको हमको क्या करना होता है, इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना होता है। कैसे अपलोड करना है, चलिए अब हम वो देखते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट ओपन करना है, incometax.gov.in। इस साइट पर आने के बाद आप अपना लॉगिन कर लें। लॉगिन में आप अपना टेन नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद आपको आना है ई फाइल। ई फाइल में आप आएंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स में। इनकम टैक्स फॉर्म में आपको आना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। इसमें आपको यहाँ पर सर्च कर ले डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स वाला जो फॉर्म है वो आपको सिलेक्ट करना है, फॉर्म TDS। तो यहाँ पर हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दे। अब जो भी फॉर्म हमको यहाँ पर अपलोड करना है वो आप सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर जैसे हमको 26Q करना है तो हम ये सिलेक्ट कर लें। फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर सिलेक्ट करने के बाद अपलोड टाइप सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए अपलोड TDS.zip फाइल, आपको यहाँ पर zip फाइल ही आपको अपलोड की जा सकती है, इसीलिए मैंने वहां पर आपको कन्वर्ट करवाई थी। वो जो आपने zip फाइल बनाई थी वो यहाँ पर अटैच कर दे। प्रोसीड टू ई वेरीफाई आपको करना होता है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर दे, फिर यस कर दे। देन आपका यहाँ पे अपलोड का मैसेज आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जाकर आपका TDS या TCS रिटर्न जो है अपलोड हो जाता है। यहाँ पर आपकी रिटर्न फाइलिंग की, TDS रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वापस से इस फॉर्म को देखना हो, तो आप इसके लिए ई-फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फाइल्ड फॉर्म में जाकर जितने भी आपने सबमिट किए हैं, वो फॉर्म आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी कि आपको टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना है। इसके अलावा टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन सैलरी के फॉर्म हमको कैसे फाइल करना है। टीडीएस ऑन रेंट और टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर तो जो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है, जिसको मैंने कहा था कि उसको चालान कम स्टेटमेंट बोलते हैं, वो आप अपने पैन नंबर से आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिटेल में, उसकी सभी उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पर जाकर उनको देख लें और उसको इजीली आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।